हर रोज हम कितनी ही तरह से एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, है ना? सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, लाइट जलाने में, फोन चार्ज करने में, हर चीज में। पर कभी सोचा है ये एनर्जी आती कहाँ से है? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। ऊर्जा के स्रोतों की दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं। ये टॉपिक आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए भी बहुत जरूरी है। तो एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरुआत करते हैं। हम सब ने पढ़ा है, साइंस का एक फंडामेंटल लॉ है कि एनर्जी के नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। मतलब ऊर्जा को ना तो बना सकते हैं ना ही खत्म कर सकते हैं। अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर हम हमेशा एनर्जी बचाओ, ऊर्जा संकट, ये सब बातें क्यों सुनते रहते हैं? ये तो बड़ी अजीब बात हो गई है ना, एक पहेली जैसी। इस पहेली का जवाब छिपा है एक शब्द में, यूजेबल एनर्जी। मतलब वो एनर्जी जिसे हम काम में ला सकें। एक आसान सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हमने लकड़ी जलाई। लकड़ी की जो केमिकल एनर्जी थी वो हीट और लाइट एनर्जी में बदल गई। एनर्जी खत्म नहीं हुई, बस उसका रूप बदल गया। लेकिन क्या उस बिखरी हुई गर्मी या धुएं से हम अपना फोन चार्ज कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो हुआ ये कि एनर्जी अब ऐसे रूप में आ गई है जो हमारे ज्यादा काम की नहीं है, वो लेस यूजेबल हो गई है। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं? सबसे पहले तो इसी एनर्जी के विरोधाभास को और जानेंगे। फिर देखेंगे कि एक अच्छे फ्यूल यानी ईंधन की क्या पहचान होती है। हम पारंपरिक स्रोतों जैसे कोयला, पेट्रोल की बात करेंगे। फिर देखेंगे कि उन तरीकों में क्या सुधार हुए हैं। और हाँ, सोलर एनर्जी जैसे ऑल्टरनेटिव सोर्सेस पर भी नजर डालेंगे। और आखिर में सोचेंगे कि हमारे भविष्य के लिए क्या विकल्प सही हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि जब हम कहते हैं अच्छा ईंधन, तो हमारा मतलब क्या होता है। मतलब किसी भी एनर्जी सोर्स को, चाहे वो कोयला हो या सोलर एनर्जी, उसे अच्छा या बुरा कहने का पैमाना क्या है? क्या क्या खूबियां होनी चाहिए एक आइडियल फ्यूल में? देखिए, एक अच्छे ईंधन में कई बातें होनी चाहिए। पहली बात, वो कम मात्रा में ज्यादा एनर्जी दे। दूसरी, वो आसानी से मिल जाए और ज्यादा महंगा भी ना हो। तीसरी बात, उससे स्टोर करना और ट्रांसपोर्ट करना आसान होना चाहिए। और शायद सबसे जरूरी, जब वो जले तो ज्यादा धुआं या जहरीली गैसें ना फैलाए, मतलब हमारे पर्यावरण के लिए भी अच्छा हो। ठीक है, तो अब हमें यह पता चल गया है कि एक अच्छे फ्यूल को किन पैमानों पर परखना है। तो चलिए अब बात करते हैं उन एनर्जी सोर्सेस की जिन्होंने सदियों से हमारी दुनिया को पावर दी है, यानी हमारे पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। और जब भी हम पारंपरिक स्रोतों की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम आता है जीवाश्मी ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल्स का। कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब सोचिए, इनको बनने में लाखों साल लग गए। लाखों साल। और हम इन्हें कुछ ही 100 सालों में बड़ी तेजी से खत्म करते जा रहे हैं। इसीलिए तो इन्हें नॉन रिन्यूएबल कहते हैं, क्योंकि ये दोबारा इतनी जल्दी नहीं बन सकते। ये चार्ट देखिए, ये भारत की एनर्जी खपत को दिखाता है। साफ साफ दिख रहा है कि ये जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो कोयले का है, और उसके बाद पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का। मतलब आज भी हमारी ज्यादातर एनर्जी की जरूरतें इन्हीं फॉसिल फ्यूल्स से पूरी हो रही हैं। पर इस निर्भरता की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। याद है हमने अच्छे फ्यूल के गुण देखे थे? फॉसिल फ्यूल्स जलाने से एयर पोल्यूशन होता है, एसिड रेन जैसी समस्याएं होती हैं, और क्लाइमेट चेंज में भी इनका बड़ा हाथ है। और दूसरी बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ये लिमिटेड हैं। एक ना एक दिन तो ये खत्म ही हो जाएंगे। तो सवाल उठता है कि हम इन फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल करते कैसे हैं, खासकर बिजली बनाने के लिए। इसका एक बहुत कॉमन तरीका है थर्मल पावर प्लांट। ये जो मॉडल है ये हमें समझाएगा कि एक थर्मल पावर प्लांट आखिर काम कैसे करता है। देखिए, यहाँ एनर्जी एक रूप से दूसरे रूप में बदल रही है। सबसे पहले कोयले को जलाया जाता है, तो कोयले की केमिकल एनर्जी बदल जाती है हीट एनर्जी में। फिर इस गर्मी से पानी को उबाला जाता है, जिससे बनती है हाई प्रेशर भाप यानी स्टीम। ये स्टीम जाकर टरबाइन के ब्लेड्स को तेजी से घुमाती है, और बस जब टरबाइन घूमता है तो वो अपने साथ जुड़े जनरेटर को भी घुमाता है और बिजली बन जाती है। फॉसिल फ्यूल्स के अलावा एक और पारंपरिक तरीका है बिजली बनाने का, और वो है बहते हुए पानी की ताकत का इस्तेमाल करना। और इसके लिए बनाए जाते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, मतलब जल विद्युत संयंत्र। ये डायग्राम हमें यही समझा रहा है। यहाँ का साइंस भी बड़ा सीधा है। जब हम डैम बनाकर पानी को एक ऊंचाई पर रोकते हैं तो उस रुके हुए पानी में होती है पोटेंशियल एनर्जी। फिर जब उस पानी को गेट खोलकर नीचे गिराया जाता है तो वो पोटेंशियल एनर्जी बदल जाती है काइनेटिक एनर्जी में, मतलब गति की एनर्जी में। और बस यही तेज रफ्तार पानी टरबाइन को घुमाता है और बिजली पैदा होती है। अब हाइड्रो पावर के फायदे तो हैं, ये एक रिन्यूएबल सोर्स है और इससे पोल्यूशन भी नहीं होता, लेकिन इसके कुछ बड़े नुकसान भी हैं।
जब भी कोई बड़ा डैम बनता है तो बहुत बड़ा इलाका पानी में डूब जाता है। गांव के गांव, खेती की जमीन, जंगल, सब कुछ। इससे न सिर्फ लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ता है, बल्कि पर्यावरण को भी बहुत नुकसान पहुंचता है। तो अब तक हमने देखा कि पारंपरिक स्रोत, चाहे वो फॉसिल फ्यूल्स हों या बड़े डैम्स, सबकी अपनी अपनी कमियां हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी की मदद से हम कुछ बहुत पुराने तरीकों जैसे बायोमास और विंड एनर्जी को बेहतर बना रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं बायोमास की। ये क्या होता है? ये कुछ और नहीं बल्कि पेड़ पौधों और जानवरों से मिलने वाला ईंधन है, जैसे लकड़ी, खेती से निकला कचरा या गोबर। ये रिन्यूएबल तो है, पर इसमें एक दिक्कत है। अगर इसे सीधे सीधे जलाया जाए तो एक तो धुआं बहुत होता है और दूसरा इससे ज्यादा गर्मी भी नहीं मिलती। मतलब ये बहुत इनएफिशिएंट तरीका है। तो फिर इसका उपाय क्या है? इसका एक बेहतरीन उपाय है बायोगैस प्लांट, जिसे हम गोबर गैस प्लांट भी कहते हैं। ये एक ऐसी कमाल की टेक्नोलॉजी है जो बायोमास को एक साफ सुथरे और बहुत ज्यादा असरदार फ्यूल में बदल देती है। इस प्लांट के अंदर होता क्या है? गोबर और पानी का एक घोल, जिसे स्लरी कहते हैं, उसे एक बंद टैंक में डाल दिया जाता है। टैंक के अंदर ऑक्सीजन नहीं होती। यहाँ छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस गोबर को डिकम्पोज करते हैं और इस प्रोसेस में बनती है बायोगैस। इस गैस में 75% तक मीथेन होती है, जो एक बहुत अच्छा फ्यूल है। और सबसे बढ़िया बात, प्रोसेस के बाद जो स्लरी बचती है वो खेतों के लिए एक बेहतरीन खाद का काम करती है। मतलब आम के आम, गुठलियों के दाम, एनर्जी भी मिली और खाद भी। जैसे बायोमास को बेहतर बनाया गया, ठीक वैसे ही हवा की ताकत यानी पवन ऊर्जा का इस्तेमाल भी अब नए और बेहतर तरीके से हो रहा है। पहले पवन चक्कियां सिर्फ आटा पीसने या पानी निकालने के काम आती थीं, लेकिन आज हम बड़े बड़े विंड टर्बाइन्स लगाते हैं जो इनसे कहीं ज्यादा बिजली पैदा करते हैं। और भारत में विंड एनर्जी का पोटेंशियल बहुत जबरदस्त है। एक अनुमान है कि हम करीब 45,000 मेगावाट बिजली सिर्फ हवा से बना सकते हैं। आपको अंदाजा देने के लिए बताऊं, तमिलनाडु में कन्याकुमारी के पास जो विंड फार्म है वो अकेला ही 380 मेगावाट बिजली बनाता है। ये इतनी बिजली है कि इससे लाखों घर रोशन हो सकते हैं। तो ये तो हुई पारंपरिक तरीकों को बेहतर बनाने की बात। अब जरा उन एनर्जी सोर्सेज की तरफ देखते हैं जो पूरी तरह से अलग हैं, जिन्हें हम कहते हैं नॉन कन्वेंशनल या अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी। हो सकता है हमारे भविष्य की चाबी इन्हीं में छुपी हो। और जब भी हम अल्टरनेटिव एनर्जी की बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में आता है सूरज, यानी सोलर एनर्जी। इसका बेसिक प्रिंसिपल बहुत ही सिंपल है। सबने महसूस किया होगा कि गर्मी में अगर कोई काली चीज धूप में रखी हो तो वो सफेद चीज के मुकाबले कहीं ज्यादा गर्म हो जाती है ना? इसी सिंपल से प्रिंसिपल पर सोलर एनर्जी के डिवाइस काम करते हैं। हम सूरज की एनर्जी को दो मेन तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो है उसकी गर्मी को सीधा इस्तेमाल करना, जैसे सोलर कुकर में होता है, जो सूरज की गर्मी से खाना पकाता है। और दूसरा कहीं ज्यादा एडवांस तरीका है सोलर सेल्स का, जो सूरज की रोशनी को सीधे सीधे बिजली में बदल देते हैं। सूरज के अलावा हमारे समुद्र, हमारे महासागर भी एनर्जी का एक बहुत बड़ा खजाना है। हम समुद्र की लहरों की ताकत से टरबाइन घुमाकर बिजली बना सकते हैं। और एक और बहुत दिलचस्प तरीका है, समुद्र की सतह का पानी गर्म होता है और गहराई में पानी ठंडा। पानी के इस टेम्परेचर डिफरेंस का इस्तेमाल करके भी बिजली पैदा की जा सकती है। तो हमने कई तरह के एनर्जी सोर्सेज देखे और एक बात साफ है, हमारी एनर्जी की जरूरत दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। डेवलपमेंट के लिए एनर्जी चाहिए ही चाहिए। तो अब हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां हमें यह फैसला लेना है कि हमारा भविष्य कौन सी एनर्जी पर चलेगा। कहते हैं कि किसी देश का विकास इस बात से भी मापा जाता है कि वहां हर इंसान को कितनी बिजली मिल रही है। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन हमने ये भी देखा कि हर एनर्जी सोर्स के अपने फायदे हैं तो अपने नुकसान भी हैं। कोई भी ऑप्शन एकदम परफेक्ट नहीं है। तो फिर सवाल वही है, हमारे भविष्य को कौन सी एनर्जी पावर देगी? इसका कोई एक सीधा साधा जवाब नहीं है। शायद सही रास्ता किसी एक को चुनना नहीं, बल्कि इन सब में एक स्मार्ट बैलेंस बनाना है। फॉसिल फ्यूल्स, रिन्यूएबल्स और नए ऑल्टरनेटिव्स, इन सब के बीच एक सही संतुलन बनाना ही सबसे बड़ी चुनौती है। अब सवाल यह है कि ये संतुलन हम हासिल कैसे करेंगे?